हैं, बेसिक तो सीख गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमें या हमारा जो आइडिया है या जो हमारा बिजनेस है, क्या हम इसे स्टार्टअप कैटेगरी में डलवा सकते हैं? क्या हमारा जो बिजनेस है, क्या हम इसे स्टार्टअप कैटेगरी में रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं? हमने ऊपर क्या देखो शर्तें पढ़ दी थी। अगर रिकॉग्निशन चाहिए तो हमें अभी इनकॉर्पोरेट हुए 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारा टर्नओवर कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको कल बताया था। अब आपको अगर स्टार्टअप कैटेगरी में रिकॉग्निशन चाहिए तो क्या, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, DPIIT का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो DPIIT क्या है, तो ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल से ही आप इस ऐप को, इस पोर्टल को या इस डिपार्टमेंट के ऐप को डाउनलोड कर दो और ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दो। पहला काम, जब आप एप्लीकेशन डालोगे तो आपसे कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। 1995 में इस डिपार्टमेंट को इसलिए फॉर्म किया गया है ताकि इंडस्ट्रीज में ज़्यादा, जो इंडिया में इंडस्ट्रीज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो आपको अगर यहाँ एप्लीकेशन डालना है अपने स्टार्टअप के रिकॉग्निशन के लिए, तो आपको लगेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, एक राइटअप, राइटअप मतलब होता है ब्रीफ डिटेल। आपको एक ब्रीफ डिटेल लगेगा जिसमें आप हाईलाइट करके बताओ कि आप बिजनेस क्या करोगे, क्या इनोवेटिव है कि नहीं, इससे समाज का फायदा हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब DPIIT जो है वो क्या करेगा, आपका जब एप्लीकेशन आएगा और जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो उसको ध्यान से स्क्रूटिनी करेगा, चेक करेगा। अगर उसको सही लगता है तो आइडर आपको रिकॉग्निशन दे देगा कि चलो भाई तुम स्टार्टअप हो, या तो आपके एप्लीकेशन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है और एकदम सेपरेट कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ आ गया है। तो अगर इससे कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग की। ठीक है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग क्या है अगर मैं बता दूं, तो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग हमारे जो कंट्री है, जो इंडिया है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब क्या होता है, हर स्टेट अपनी तरफ से ना फोकस कर रहा है ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। ठीक बात है, सबके अपने अपने इनिशिएटिव्स हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, एक तो आपने ऊपर पढ़ लिया एप्लीकेशन वाले DPIIT है ना। दूसरा डिपार्टमेंट सरकार का जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको DIPP बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अलग अलग स्टेट्स में देखता है कि स्टार्टअप को लेकर क्या मेजर चलाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर वो स्टेट्स को उस हिसाब से रैंकिंग देता है। तो होता क्या है, इन्होंने इसके लिए 38 एक्शन पॉइंट्स बनाए कि स्टेट क्या क्या करेगा तो ये माना जाएगा बेसिकली कि वो बेहतर काम कर रहा है स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो 7 ब्रॉड कैटेगरी है वो क्या है बेसिकली, तो स्टार्टअप पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या करते हो, आपके राज्य में क्या पॉलिसी है स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए, कितना इंक्यूबेशन सपोर्ट देते हो, इंक्यूबेशन सपोर्ट मतलब होता है इनिशियल फंडिंग का सपोर्ट, कितने लोग आपके यहाँ सीड फंडिंग करते हैं, मतलब आइडियाज को फंड करते हैं, आपके यहाँ एंजल इन्वेस्टर कितने हैं, क्या आपके रूल एंड रेगुलेशन आपके स्टेट में इजी है कि नहीं है, क्या गवर्नमेंट टेंडर या पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है उसमें आप हिस्सा देते हो कि नहीं देते हो स्टार्टअप को भी। तो अगर ये सारे आपके यहाँ हो रहे हैं पॉइंट्स, आप क्या करना, ये जो ये पॉइंट है ना, ये इतने, इसको अलग से याद कर देना। VIM पे पूछ लेता है कि एक स्टेट को अगर रैंक देना है स्टार्टअप के लिए तो बताओ क्या क्या 7 पिलर्स या की पॉइंट है जो स्टेट कर रहा होगा तब उसको एक अच्छा रैंक मिलेगा। ठीक है, अब क्या हर स्टेट अपने अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, तो ये वाला काम मैं आप पर छोड़ूंगा, ये आपकी मेहनत होगी, हर राज्य में क्या किया गया आप पढ़ो। और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप मेरे से पूछना कि सर बिल्कुल नहीं आई, तो सर आपको दोबारा बता देंगे। ये रेस्ट ये आपको मेहनत करनी है, एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछता है, फिर भी आप एक बार देख लेना कि हर राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए क्या किया है, इसकी एक ब्रीफिंग आप जरूर देखना, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अच्छा जो मेरे पढ़ाने की चीज़ है मैं उस पर बात करता हूँ। अगर आप इंडिया में स्टार्टअप डाल रहे हो तो इसमें एग्जाम्पशन या फायदे क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दे, DPIIT में अप्लाई कर दे, आपको वहां से स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना है अपने स्टार्टअप का या कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, तो इसमें 80% तक आपको कॉस्ट रिडक्शन या डिस्काउंट दिया जा रहा है। दूसरे बिजनेस जब पेटेंट वेटेंट कराने जाएंगे, जितनी हायर फीस उनसे चार्ज की जाएगी आपके मामले में नहीं की जाएगी, आपको 80% तक क्या दिया जा रहा है, रिडक्शन दिया जा रहा है।
नेक्स्ट आपके लिए फंड ऑफ फंड स्कीम बनाई गई है, जिससे आपके लिए 10,000 करोड़ निकाल के सरकार ने रखे हैं। आइडिया अच्छा है तो आप जाओ पैसा दो। उसके बाद आपको 7 में से 3 साल तक क्या दिया गया है, टैक्स हॉलीडे दिया गया है। आप टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक ये सारी चीजें मैंने पहले ही बताई हुई है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज बनाई गई है, देश भर में रिसर्च पार्क बनाए गए हैं, ऐसे 7 पार्क बनाए गए हैं जो स्टार्टअप आइडियाज पे ध्यान देते हैं, ठीक। ज्यादा कंप्लायंसेस या रूल्स एंड रेगुलेशन इसको है नहीं लेकर, और इसमें अच्छी खासी हो जाती है टैक्स सेविंग, ठीक। तो ये आपको इसके एग्जेम्पशंस पढ़ने हैं। ये जो अभी मैंने एग्जेम्पशन बताए, इसको आप बोलना जनरल एग्जेम्पशंस। आपको अलग से बोलेगा ये चीज जनरल एग्जेम्पशंस क्या होते हैं, तो अपने को ये करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो आते हैं ना बेटा, वो टैक्स एग्जेम्पशंस आते हैं, ठीक है। कि अगर आपने एक स्टार्टअप डाला है तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन क्या क्या मिले हुए हैं। तो सबसे पहला क्या होगा कि 7 साल जो आपके हैं, उसमें से 3 साल, 3 ईयर्स आपको 100% टैक्स रिबेट मिलेगा, मतलब टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी। ये सबसे पहली चीज आपके लिए की गई है, ठीक। नेक्स्ट थिंग, आपको शुरुआती 5 सालों तक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये एक तरह का अगर मैं बोलूँ आपका, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर में है तो आप पर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता है। ये आप पर पहले 5 साल तक एकदम ना के बराबर, ये बहुत कम लगेगा। अगर आप खासकर अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो इसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। देन आप पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है जो प्रॉपर्टी के सेल होने पर लगाया जाता है। तो आपको बेसिकली ये माना गया है कि आप अगर स्टार्टअप डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको कैपिटल गेन में भी क्या है, सरकार एक तरह का फायदा दे रही है। अच्छा, फायदा किस बात का दे रही है और कैसा दे रही है, तो अगर सरकार ने ही स्पेशल फंड आपको दिया है और आप उससे कोई एसेट खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो ये पक्का है कि आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, if the individual hold 50% equity, then the company may utilize the invested amount for buying asset before due date of filing the return। साधारण भाषा में, अगर मेरा किसी कंपनी में स्टार्टअप में 50% से ज्यादा लगा है और मेरे पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, तो उसका एग्जेम्पशन मेरी पर्सनल इनकम में भी मुझे मिल जाएगा। मैं बहुत आराम से आपको सारे पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको 3 साल तक का एग्जामेशन है भाई, टैक्स नहीं देना है। दूसरा, अगर आप पर कोई प्रोडक्शन पे अल्टरनेट टैक्स लग रहा है अलग से, तो या तो एक बहुत कम लगेगा, नॉर्मली 18.5%, दूसरों के लिए ये बहुत हाई रहता है। और अगर आप 5 सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो लगेगा ही। नेक्स्ट, अगर सरकार का पैसा आपके बिजनेस में लगा है तो आप पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल को भी क्या होगा, बेसिकली एग्जामेशन दिया जाएगा, ठीक है। कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर 14-15 में 5 करोड़ से कम रहा है, तो नॉर्मली ये माना जाएगा उसको 29% टैक्स देना होगा, ठीक है। अब ये और रिवाइज हो गया है, ये अभी करीबन 16% हो गया है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। आई होप आपको ये अभी तक समझ आ गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी क्या है, टैक्स रेट और कम किया हुआ है, तो ये 25% को ना और अपन अभी आगे समय में अपडेट कर देंगे, है ना। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, टैक्स एग्जेम्पशन हो गए जो आपको अलग से पढ़ने हैं, और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात आती है कंपनीज एक्ट में क्या एग्जेम्पशन दिए गए हैं, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में बेसिकली क्या किया गया है, सेपरेट डेफिनेशन बना दी गई है स्टार्टअप को लेकर। सेपरेट डेफिनेशन बनाने का मतलब आपको वेरियस एडवांटेजेस दिए जा सकते हैं, फायदे दिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनीज डिपॉजिट रूल ये कहता है बेसिकली कि अगर आप एक स्टार्टअप चला रहे हो तो 25 लाख रुपए से ज्यादा आप रिसीव कर सकते हो एक बार में, एक ट्रांजैक्शन में, एक पर्सन से, ठीक है। और उसको डिपॉजिट की कैटेगरी में भी नहीं डालेंगे। अब आप पूछोगे सर डिपॉजिट का हिसाब किताब क्या है, तो एक फॉर्म ऑफ लोन है, ठीक। तो इसमें आपको एग्जाम्पशन ये दिया गया कि नॉर्मली क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती है ना, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन आपको बोला गया है कि अगर आप एक स्टार्टअप हो तो आप एक बार में, ठीक है, अपनी शुरुआती 5 सालों में, 5 साल के पीरियड के लिए 25 लाख रुपए तक ले सकते हो पैसा, और इसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये बात नहीं समझ आई होगी, ठीक है। नहीं आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। डिपॉजिट ना एक फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लोन होता है जो अपने को वापस करना है। वापस करने का टाइम होता है 6 महीने से लेकर 36 महीने तक का, ठीक है।
जनरली पब्लिक से डिपॉजिट पैसा तभी एक्सेप्ट किया जा सकता है जब आप एक स्पेसिफाइड टर्म के ऊपर होते हो। लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो तो आपको बोल दिया गया है आप 25 लाख तक किसी से ले लो, और अगर आपने ले भी दिया तो इस पे डिपॉजिट के जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, शैल नॉट अप्लाई। तो डिपॉजिट के रूल अप्लाई ना होने का मतलब ये है कि पैसा वापस करने की कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। अब ये क्लियर हो गया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक, ये पॉइंट को आप काट देना। ठीक है, नेक्स्ट, आप कितना पैसा बाहर के मेंबर से ले सकते हो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैक्सिमम लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप फॉर 5 ईयर। अब इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, याद रखना। अ स्टार्टअप कैन एक्सेप्ट अप टू 100% ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिपॉजिट एक लमसम अमाउंट है, आप अपने मेंबर से, शेयर होल्डर से चाहो तो आप 100% तक डिपॉजिट दे सकते हो। किस चीज़ का 100%? तो आपकी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है, जितना भी अमाउंट बनता है ना, उसके 100% तक आप पैसा एक्सेप्ट कर सकते हो या एज अ डिपॉजिट दे सकते हो अपने मेंबर्स से। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप स्टार्टअप चला रहे हो तो कंपनीज एक्ट में अलाउ किया गया है कि आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम निकाल सकते हो। मतलब अपने एम्प्लॉयज को क्या दे सकते हो, शेयर दे सकते हो कंपनी में। ठीक है, इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। नेक्स्ट थिंग, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो, मतलब डिस्काउंटेड रेट में शेयर देना चाहते हो, तो आपका जो कैपिटल है कंपनी का, उसका 50% तक आप क्या कर सकते हो, एज अ स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो। जिसको स्वेट इक्विटी का मतलब में नहीं पता है, मैं बता दूं। स्वेट इक्विटी का मतलब होता है ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर माने क्या, ओनरशिप शेयर्स। ठीक है, ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स at discounted rate to employees। एट डिस्काउंटेड रेट टू एम्प्लॉयज, जब आप अपने एम्प्लॉयज को कम रेट या डिस्काउंटेड रेट पर इक्विटी शेयर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी। नॉर्मल कंपनियां जो होती है, नॉर्मल कंपनियां जो होती है बेटा, वो कितना, आपको मैं बता दूं, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है तो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन अगर आप स्टार्टअप चला रहे हो, आप स्टार्टअप चला रहे हो तो आपके लिए लिमिट जो है 50% ऑफ पेड अप कैपिटल है, प्लस फ्री रिजर्व है, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। तो बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एम्प्लॉयज़ का क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेशन ले सकते हो। नेक्स्ट, स्टार्टअप कंपनी का जो एनुअल रिटर्न होगा उस पर सीएस की साइन जा सकती है, और अगर कोई सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर सकता है। ठीक, वैसे ही जो स्टार्टअप है उसके लिए ये बोला गया है कि स्टार्टअप को बेसिकली साल में 2 मीटिंग करनी होगी। नॉर्मल कंपनियों को 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, स्टार्टअप कंपनियों को 2 मीटिंग में अलाउ कर दिया गया कि 2 मीटिंग वो साल में कर सकती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 2 मीटिंग के बीच में 90 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये मेरी बातें एकदम अच्छे से समझ आ रही है। तो ये 3 तरह के एग्जामेशन आप पढ़ो। सबसे पहले क्या पढ़ना, जनरल एग्जामेशंस पढ़ना। जनरल बहुत इजी है। टैक्स एग्जामेशन अलग से पूछता है, ये करना। और कंपनीज एक्ट के एग्जामेशन अलग से पढ़ना है। कंपनीज एक्ट के एग्जामेशन अलग से पढ़ना है। तो ये 3 तरह के बेटा एग्जामेशन आप ना थोड़ा एकदम थरोली क्या करो, पढ़ना। ठीक है, एकदम क्रैम अप कर देना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना कि सर ये डाउट आ रहा है, हमको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, अब आगे सवाल ये आता है कि मेरे दिमाग में जैसे एक स्टार्टअप डालने का आइडिया है, तो मैं स्टार्टअप डालने से पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान दूँ, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो मेरे स्टार्टअप पे अफेक्ट कर सकते हैं, और मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि मुझे एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर चुनना होगा अपने स्टार्टअप के लिए। प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर चुनने का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि मैं कैसा फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाऊं। क्या मैं अपने स्टार्टअप को कंपनी फॉर्म में डालूं, क्या मैं अपने स्टार्टअप को पार्टनरशिप फॉर्म में डालूं, क्या मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में डालूं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे मेरे को देखना होगा कि मेरा बिजनेस क्या होगा, ठीक है, बिजनेस ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, मतलब किन किन फील्ड्स में मैं आऊंगा, मेरे ऊपर किस किस तरह का टैक्स लगेगा, क्योंकि देखो पार्टनरशिप का टैक्स रेट अलग है और आप बोलोगे तो कंपनी का अलग है। क्या कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन जाएगी बनाने की, क्या कॉस्ट पड़ेगी, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कौन कौन लोग मेरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओनरशिप किसके हाथ में रखना है, मैनेजमेंट किसके हाथ में रखना है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगी, ये सारी चीजों पे थोड़ा खास ध्यान देना होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस चुन लो। अब जैसे फॉर्म ऑफ बिजनेस चुन लिया तो दूसरा काम आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन तो कराना ही है अपने स्टार्टअप का, और लाइसेंसेस तो लेना ही है। तो जैसे कंपनी बना रहे हो तो तुम क्या करो, बेसिकली स्पाइस फॉर्म जब भरोगे, कंपनी बनाने के लिए स्पाइस प्लस भरा जाता है, तो आप जीएसटी नंबर दे दो, अपने एम्प्लॉयज के लिए आप ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस दे दो, ठीक है, पैन वैन सब एक ही फॉर्म में दे दो, तो ताकि कोई दुनियादारी रहे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कंसिडरेशन दें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन। जैसा आपका आइडिया बहुत इनोवेटिव है तो आप बेटर है उसका या तो पेटेंट करवा दो, अगर वो कोई इन्वेंशन है। आपको कोई मार्क है या डिजाइन है तो आप उसका क्या करा दो, ट्रेडमार्क करा दो। कभी भी अगर आइडिया अच्छा हो तो कभी भी याद रखना उसका पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट आपको करवा ही देना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए कोई और नकल कर दिया तो दिक्कत। तो आप स्टार्टअप डाल दो, किन किन बातों पर ध्यान दो, सही स्ट्रक्चर चुनो, बिजनेस क्या करना है, अलग अलग तरह के लाइसेंस ले लो, कंपनी बना रहे हो तो स्पाइस फॉर्म में सब हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आप क्या करो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ले लो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, ये सब करवा के रख लो, ठीक है। देन आप देखो फाउंडर्स इक्विटी क्या है। फाउंडर्स इक्विटी का मतलब जैसे ये मेरा बिजनेस है तो इसमें जैसे अभी लगना 1 करोड़ है, तो ये 1 करोड़ कैसे आएगा, मतलब क्या मैं पूरा 50% लगाऊं और बाकी 50% मैं अदर से ले लूं, ये 50% में सेल्फ है और ये 50% अदर है, या मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो क्या मैं अपना 30% लगाऊं और सामने वाली पार्टी या किसी और से 70% ले लूं। तो अब ये बात भी देखनी होगी ना हमको कि भाई फाउंडर अभी इनिशियली कौन पैसा लगा रहा है, जो भी मेरे साथ लगाएगा वो भी तो फाउंडर है, तो कैसे स्प्लिट करेंगे, उसका कितना हिस्सा है, मेरा कितना हिस्सा, ये बराबर डिस्कशन कर देते हैं। अब खुद सोचो ना, कोई दूसरा 70% लगा दिया, बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो मेरे को तो भगा देगा ना, मेरा तो 30% शेयर है ना। तो बेटर ये है कि इस चीज को अवॉइड करने के लिए फाउंडर्स एग्रीमेंट बना दो। जैसे आइडिया ऋषिता, भुवन, लाची, मानसी और मेरा है, 5 लोग का है। तो कल को कोई भी तो हम में से बहक सकता है ना, या हटने की कोशिश कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, अग्रीमेंट बना देते हैं, टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं कि आइडिया हम सबका है, तो अगर निकलो भी तो एकदम शांति से निकलना, एक अंडरस्टैंडिंग से निकलना, और हमारे बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश मत करना। देन जितने लोगों को रखोगे, एम्प्लॉयज को रखोगे, उनके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना लो। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि सबसे पहला फायदा, आप उसमें ये डाल दो कि आपका एम्प्लॉय जो है आपसे कम्पिटिटिव बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है, आपके यहाँ के एम्प्लॉयज को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक, आपके यहाँ की किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट वेटेंट पे क्लेम नहीं करेगा। तो इसको लेकर रूल बना दो ताकि एम्प्लॉय भी अपने कायदे में रहे। देखो कितने अच्छे पॉइंट्स हैं। देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक बहुत अच्छी चीज है जो आप कर सकते हो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में तो प्रोविजन डाल दो कि जरूरत पड़ने पर आगे जाके हम अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंटेड रेट में शेयर देंगे, ठीक। देन अगर आप थर्ड पार्टी से अपने स्टार्टअप का एग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे मेरा स्टार्टअप है, बाहर की पार्टी से एग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जरूर हम बना देंगे। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे बीच जो भी डीलिंग होगी उसके बारे में बाहर और किसी को पता नहीं चलेगा। देन आपको एक इन्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा। इन्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो आपको ढूंढना होगा कि आपके बेटर या बड़े इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं, उनसे नेगोशिएट करो, उनसे पैसा लाओ, क्योंकि आप एक इंसान के कभी इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़ा काम कर सके, तो आपको कहीं ना कहीं बाहर से इन्वेस्टर लगेंगे। या जो HNI दिखा है ना, इसका मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, ध्यान रखना। देन आपको बराबर कंप्लायंसेस करने होंगे या लॉज भी क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। तो इसमें से आप 7 पॉइंट या 6 पॉइंट भी याद कर दोगे तो बहुत है, ठीक है, इट्स वेरी इजी और आराम से आपको बन रहा होगा। अब बात करते हैं, अगर आज मैं स्टार्टअप डाल रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंसिंग ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन है, एक है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब होता है इन्वेस्ट इन शेयर्स, इन्वेस्ट इन ओनरशिप भी बोल सकते हो, ज्यादा बेटर टर्म होगा ये। आप कंपनी की ओनरशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो या इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। और डेब्ट फाइनेंसिंग मतलब होता है किसी भी फॉर्म का लोन देना, ठीक बात है। तो अगर आज मैं स्टार्टअप डाल रहा हूँ तो मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, तो सबसे पहले मेरे को पैसा दे सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी। आपको इसका मतलब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे दिमाग में एक एंटरटेनमेंट आइडिया है जो पूरे बॉलीवुड को पलट सकता है। अब मेरे को इस आइडिया को अकम्प्लिश करने के लिए चाहिए 1000 करोड़। मेरे पास तो उतने पैसे हैं नहीं, तो मुझे कौन पैसा दे सकता है, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पैसे वाले प्रोड्यूसर्स को पकड़ता हूँ, जैसे कि करण जौहर के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, महेश भट्ट के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, उसके बाद बड़जातिया के पास बहुत पैसे हैं।
अब करण जौहर का क्या है, यश जौहर फिल्म्स ग्रुप चलता है, महेश भट्ट की विशेष फिल्म है, ये राजश्री फिल्म सूरज बड़ियाचार्य जो चलाते हैं, ये लोग के पास पैसे बहुत है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको आइडिया सुनाऊंगा और इनको पकड़ के इनसे ना पैसा इकट्ठा कर दूंगा। तो वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी ऐसे पैसे वाले लोगों को बेटा बोला जाता है जिनको अगर हम आइडिया सुनाएं तो हमारे बिजनेस में जबरदस्त तरीके से पैसा लगा सकते हैं। प्राइवेट वर्ड दिखा है ना, प्राइवेट मतलब होता है नॉर्मल पर्सन, ठीक है। इक्विटी मतलब ओनरशिप, मतलब इनको रिझाओ, इनको अट्रैक्ट करो कि ये आए और आपके बिजनेस में पैसा लगाएं। तो अब जैसे करण जौहर बोलता है चल यार तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, मैं तेरे बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, तो कैसे लगाएगा? तो या तो मैं अब इसको क्या दे दूं, इक्विटी शेयर दे दूं, या तो मैं क्या करूं इक्विटी शेयर दे दूं, या तो मैं क्या करूं इसको कन्वर्टिबल फॉर्म का डिबेंचर दे दूं। कन्वर्टिबल फॉर्म का डिबेंचर मतलब अभी एज अ लोन आप मेरे को पैसा दो, कल को मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा तो आप उस डिबेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना के मेरे बिजनेस में ओनर बन जाना। तो मैं ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ और ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति, पैसे वाले, वेंचर मतलब रिस्की बिजनेस। तो अभी नया आइडिया तो रिस्की है। प्राइवेट इक्विटी का मतलब होता है आम लोग जिनके जबरदस्त पैसे हैं, इनको अट्रैक्ट करो, आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। तो इनसे पैसा मांगने के लिए मैं क्या करूँ? तो इसका अपना एक प्रोसीजर है इनसे फंडिंग देने का। सबसे पहले तो एक टर्म शीट बनाई जाएगी, यह लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट एक तरह से आप बोल सकते हो मेरी तरफ से एक ऑफर लेटर है, जिसमें मैं बता रहा हूं कि भाई मेरा आइडिया क्या है, मेरा आइडिया कैसा है। सर आप पढ़ लो करण जौहर जी, और आपको लगे तो आप क्या करना, पैसा लगा देना। तो इसमें क्या क्या लिखा रहता है, कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग लिखी होती है कि अगर आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाए तो क्या, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह लिखा रहता है कि देख परख के पैसा लगाए, बराबर ड्यू डिलिजेंस कर ले, ठीक। तो ये टर्म शीट या ऑफर लेटर मेरी तरफ से हो गया, सर मेरा आइडिया अच्छा है, आप मेरे से एक अंडरस्टैंडिंग बना लो, पूरी देख पड़ताल कर दो, पैसा लगाना है तो लगाओ। अब जैसे आप इस चीज में तैयार हो गए कि भाई लेटर ऑफ इंटेंट आप जैसे करण जौहर आपको पसंद है, तो अब आपका और मेरा बनेगा शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट या डिबेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट। मतलब यह है कि मैं आपको शेयर इशू करूंगा या डिबेंचर इशू करूंगा। डिबेंचर कैसे वाले, कन्वर्टिबल वाले, जिसको कल को आप इक्विटी शेयर या ओनरशिप में कन्वर्ट करा सकोगे, ठीक है। आपको मैं इशू करूंगा, आप मेरे को पैसा दे देना, ठीक। अब जैसे वो शेयर उनको इशू करना है, तो मान लो शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो अब उनके शेयर होल्डर एग्रीमेंट बना देंगे अपन। शेयर होल्डर एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा कि अब करण जौहर भी हमारी कंपनी का शेयर होल्डर है, तो उसकी तरफ से नॉमिनेशन में बोर्ड में कौन जाएगा, कौन डायरेक्टर उसकी तरफ से बैठेगा, ठीक है। कंपनी में उसको क्या क्या अधिकार होंगे, ठीक। उसका डिबेंचर का पैसा क्या वापस हो सकेगा कि नहीं। शेयर में जैसे कुछ राइट होता है, जैसे प्रियम्पशन का राइट, इसको ना बेटा राइट इशू भी बोलते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी लॉ में तो आपको पढ़ाऊंगा ही। इसका मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है अभी हमारे यहाँ, अगर कल को कंपनी और शेयर बेचती है ना, तो इन लोग को पहले ऑफर करना पड़ता है। जैसे तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, ठीक। अब तुम लोग ने मेरी कंपनी में शेयर खरीदा है, अब कल को मेरे को और शेयर बेचने, मेरे को और पैसा चाहिए, तो तुम्हारा अधिकार है कि तुमको पहले ऑफर किया जाए। तुम लोग खरीदने से मना करोगे ना, तब मैं जाकर किसी और को बेचूंगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो राइट है वो प्रियम्पशन का। तो करण जौहर अगर मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बन गया, तो उसको प्रियम्पशन का राइट है कि आगे और जब शेयर बेचे जाएंगे तो करण जौहर को पहले ऑफर किए जाएंगे। उसका वो चाहे तो इसे रिफ्यूज भी कर सकता है या इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसमें किसी को टैग भी कर सकता है, मतलब वो बोल सकता है कि भाई मेरा ये ऑफर जो है तुम महेश भट्ट को दे दो, वो पैसा लगाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जिट प्रोविजन भी जरूर रखो यार, कि अगर उसको निकलना हो कंपनी से कैसे निकलेगा। जब ये सारी आपका फॉर्म वॉर्म साइन हो जाए, एग्रीमेंट साइन हो जाए, तो अब शेयर इशू कर दो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब होता है इशू ऑफ शेयर टू सिलेक्टेड पर्सन। इशू ऑफ शेयर टू सिलेक्टेड पर्सन, तो सिलेक्टेड पर्सन कौन है, करण जौहर यहाँ पे हमारा, हम उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कर दे रहे हैं। अब जब आपने शेयर इशू कर दिया तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी इसके बारे में बता दो, ई फॉर्म PAS 3 में। PAS मतलब होता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इस फॉर्म में आप आरओसी को बता दो, हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट नहीं करना नीचे के। तो ऐसे आपको वेंचर कैपिटलिस्ट से या प्राइवेट इक्विटी से फंडिंग मिल सकती है, ये पहला तरीका। दूसरा कौन पैसा लगा सकता है आपके बिजनेस में, एंजल इन्वेस्टर पैसा लगा सकते हैं। अच्छा एंजल इन्वेस्टर कौन है, तो ये प्राइवेट इक्विटी तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जो बहुत रईस है ना। एंजल इन्वेस्टर एक स्पेशल ग्रुप है, एक स्पेशल ग्रुप है जिसका काम ही है न्यू बिजनेस में पैसा लगाना। ये बीच बीच में अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं,
आप आओ, आपका आइडिया लगे, अच्छा लगेगा तो पैसा लगाने को तैयार हैं। तो ये ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जिनको आप जिनके साथ अप्रोच करोगे तो पैसा लगाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर लोग जो होते हैं अपना एक फंड बना के रखते हैं जिसको बोलते हैं एंजल फंड। ये जो फंड है सेबी के पास क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है। आप इनकेस आइडिया लेकर जाओ, ठीक है, तो ये अपने एंजल फंड में से आपको पैसा दे सकते हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। हाउएवर एंजल फंड से पैसा उसी कंपनी को मिलेगा जिसको बने अभी 3 साल हुए हैं और वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, एंजल फंड से कितना पैसा आपको मिलेगा, तो 5 मिलियन मतलब आपको 50 लाख रुपए मिल सकता है, या फिर 50 मिलियन मतलब 50 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। ये डील साइज होगा, इतना रुपए आपको मिल सकता है। तो ये एंजल इन्वेस्टर का कंसेप्ट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो होती है वो सीरीज फंडिंग होती है आपके लिए, ठीक है। सीरीज फंडिंग का मतलब मैं बताऊं तो सीरीज फंडिंग का तरीका ऐसा है कि आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर्ड करा दो। स्टॉक मार्केट में जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराओगे तो उसमें क्या होगा, आपके जैसे बहुत सारे लोगों को आइडियाज आए हुए हैं। तो स्टॉक मार्केट एक अलग व्यवस्था करता है सीरीज ऑफ इन्वेस्टर की, जो आपके जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन के आइडियाज को देखते हैं और फिर अगर उनको लगता है बेसिकली कि आइडियाज बहुत अच्छे, आपका एक आइडिया भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, तो आपके एक आइडिया में बहुत सारे आइडियाज में क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज फंडिंग का अगर कट शॉर्ट करके मतलब बोलूं तो मतलब ये होता है कि शेयर बाजार में जो अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं आप उनसे पैसा देने को तैयार हो, ठीक है, और बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, ठीक। अब अगर आपको सीरीज फंडिंग करानी है या आपको बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है तो अपनी सीरीज कम से कम रेडी रखो, मतलब एक नहीं बहुत सारे आइडियाज रखो, आइडिया ए, आइडिया बी, आइडिया सी, आइडिया डी। एक तो पसंद आएगा इन्वेस्टर को, जो पसंद आ गया वो उसमें पैसा लगा देंगे। दूसरा, जल्दी स्टार्ट करो, दूसरों को जब इसके बारे में नहीं पता है तो तुम पहले शेयर बाजार में घुस जाओ, अपने आइडियाज लोगों को बता दो, जो आइडिया पसंद होगा उसमें लगा देंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क को ग्रो करो, पहचान बनाओ, अपनी पिच पे प्रैक्टिस करो। पिच पर प्रैक्टिस मतलब अपना यूएसपी लोगों को बताओ। यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, मतलब आपका आइडिया क्यों सक्सेसफुल होगा ये बताओ, ठीक है। आपको मैं दोबारा रिपीट करवा दे रहा हूँ, सीरीज फंडिंग का मतलब होता है शेयर बाजार में घुस के बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करना। तो उसके लिए अपनी सीरीज रेडी रखो, बहुत सारे आइडियाज रखो, जल्दी जाओ मार्केट में। जल्दी जाने का मतलब ये है कि दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिले उससे पहले आप घुस जाओ, अपना नेटवर्क बढ़ाओ, पहचान बनाओ, अपनी पिच की प्रैक्टिस करो, मतलब अपने आइडियाज को बेस्ट वे में लोगों को शो करो, एक मोमेंटम बनाओ, फंड रेजर मोमेंटम, लोग एकदम चाहे कि वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस मतलब होता है फेयर प्रैक्टिस, किसी से भी धोखा मत करो, गलत चीज मत बताओ, किसी को भी सच्चाई है वही बताओ। अपने डील्स के टर्म सही रखो, आप जो भी टर्म एंड कंडीशन इन्वेस्टर को बताओगे सही रखो, ठीक। देन कंपनी सेक्रेटरी को रखो, सारे पेपर वर्क सही होने चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा भाई, आपको बराबर क्या करेगा, लॉस फॉलो करवाता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ आ गए, ये वाला पॉइंट नहीं करना। अब ये हो गया पूरा इक्विटी फंडिंग का कैसे आ सकती है। अब उसके बाद बारी आती है डेप्ट फंडिंग की, उधारी कहाँ से मिलेगी। तो उधारी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बैंक चले जाओ या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैसे चले जाओ, वो आपको उधारी दे देंगे। आपको लग रहा है आपको इनके पास नहीं जाना है तो दूसरा रास्ता, आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर दो। इसका मतलब होता है लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, देश के बाहर से कोई इंस्टीट्यूशन है जो आपको लोन देने को तैयार है। एग्जाम्पल, कोई फॉरेन का इंस्टीट्यूशन है, कोई फॉरेन का इंस्टीट्यूशन है, या कोई फॉरेन का बैंक है, या कोई फॉरेन की कंपनी है। अगर आपको लोन लेने को तैयार है तो भाई साहब आप जाओ इनसे लोन ले लो, इसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के लोन मिल सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर, कमर्शियल बोरोइंग मतलब बिजनेस के लिए बोरोइंग। आपको बैंक लोन मिल सकता है, आपको बायर क्रेडिट मिल सकता है, मतलब उधारी में आप सामान खरीद सकते हो। सप्लायर क्रेडिट मिल सकता है, मतलब ये कि आपने माल सप्लाई किया है तो सामने वाला आपको विथ इंटरेस्ट बाद में पैसा चुका देगा,
ठीक है। या दूसरे भाषा में जैसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए, अभी पैसे नहीं है, तो रॉ मटेरियल का सप्लायर आपको क्या कर रहा है, उधारी में रॉ मटेरियल दे रहा है। बायर क्रेडिट मतलब आपने उधार में सामान इंपोर्ट किया है, उस पे उधारी। सप्लायर क्रेडिट मतलब आपने रॉ मटेरियल उधार में इंपोर्ट किया है, उसमें आपको उधारी दे दी जाएगी। ठीक है, ये उधारी देना भी तो एक फॉर्म ऑफ लोन ही है ना, फॉरेन से आप ले रहे हो। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे डिबेंचर, ये प्रेफरेंस शेयर। अगर ये कन्वर्टिबल नेचर के हैं तो आप दूसरे देश में बेचो, पैसा दे दो। तो इंडिया में आप दो रूट से दे सकते हो, एक ऑटोमेटिक रूट से मतलब सरकार से बिना पूछे, और दूसरा अप्रूवल रूट से। अप्रूवल रूट का मतलब बेसिकली होता है आरबीआई से पूछ कर। ठीक है, ये वाला आप पैराग्राफ मत करना क्योंकि ये आपको सिर दर्द कर देगा। ठीक। उसके बाद सरकार की स्कीम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो आप गवर्नमेंट से भी लोन ले सकते हो। जो ग्रामीण बैंक होते हैं ये सब चीजों के लिए खासकर लोन देते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन सोर्स हो गए। आप क्या करो, बैंक के एनबीएफसी से लो या देश के बाहर से लो। तीसरा ये अभी नया जुड़ा है, क्रेडिट गारंटी ले लो। इसमें आपको कोलैटरल वोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है, 1 करोड़ का लोन आपको ऐसे ही मिल जा रहा है सरकार से। अच्छा, उसके बाद और क्या तरीके हो सकते हैं पैसा देने के, तो और तरीके में फाइनेंशिंग ऑप्शन में बोलोगे तो क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग मतलब मेरा आइडिया अच्छा है, अब मेरी फेसबुक पे पहुंच बहुत अच्छी है, तो एफबी में पोस्ट डाल देता हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, सब 100-100 रुपए दान कर दो भैया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा अगर मेरे, मैं बोलता हूँ फेसबुक पे 1561 फ्रेंड मेरे हैं, तो अगर ये 1561 फ्रेंड भी अगर 100-100 रुपए दे दिए, तो भी मेरे पास कितना रुपए आ जाएगा, 1,56,100 रुपए तो आ ही जाएगा ना। तो ये क्राउड फंडिंग का मेथड होता है। जिस बंदे की पहचान वहचान बहुत अच्छी होती है ना, या नाम बहुत अच्छा होता है, वो क्या कर सकता है, जनता से अपना आइडिया बता के पैसा मांग सकता है। अब ये विश्वास पे चलने वाली चीज है, याद रखना। ठीक है, इनक्यूबेटर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे मैं आईआईएम में पढ़ता हूँ, अब एक कंपनी आएगी वहाँ, कंपनी मेरा आके क्या सुनेगी, आइडिया सुनेगी, देखिए बड़ा होनहार छात्र है, इसका आइडिया भी बहुत अच्छा है, वी विल ग्रो, हम इस आइडिया को ग्रो कर देंगे। तो ये मेरे पापा समान हो गया ना, पिताजी समान हो गया, भाई मेरे बिजनेस को ग्रो करने को तैयार है, तो इसे इंक्यूबेटर आप बोलोगे। तो बहुत सारे इंक्यूबेटर्स इंडिया में हैं जो आपके लिए काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपको ऑफिस डाल के देंगे, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करेंगे, आपके स्टाफ को ट्रेन करेंगे, सब कुछ ये करके देंगे। आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो इनका भी फायदा है। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस में आजकल जाते हैं इंक्यूबेटर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ तक आज मैं रोक रहा हूँ। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, मुद्रा बैंक। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट बी के साथ बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है आपके लिए।